पहले की सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब आपको यहाँ पे कमिटीज दिख रही है, वापस से मैं आपको बता रही हूँ ये कमिटीज क्या होती है, कमिटीज का काम क्या होता है। दो इंपॉर्टेंट कमिटी के नाम बताए थे मैंने, ठीक है, एक बाबा कमेटी थी और दूसरी कौन सी कमेटी थी, जे जे ईरानी कमेटी। ये कमेटी का नाम कैसे बनता है ये समझ में आ रहा है। तो बेस क्या है, जो चेयरपर्सन होगा उसी के नाम पर बन जाता है, ठीक है। चले, अब कमिटी का काम क्या होता है। कमिटी का काम होता है कि वो किसी ना किसी लॉ में ना रिसर्च करिए। देखो अभी आपके सामने कोई अभी बहुत सारे लॉ, बहुत सारी रिसर्च ऑलरेडी चल रही होंगी, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है कि अब कुछ नहीं चल रहा होगा, सब बन गया क्या लॉ, नहीं। आने वाला टाइम जैसे जैसे बदलेगा, उन बदलावों को, उन चेंजेस को ध्यान पे रखकर ही बहुत सारी कमेटी अपना रिसर्च वर्क करती रहती है। और आज नहीं तो कल आपको एक नया लॉ फिर से दिख जाएगा, या फिर डेली डेली जो अपडेट आते हैं, जो डेली डेली अमेंडमेंट्स आते हैं, वो भी कौन रिकमेंड करती है, ये कमिटीज ही करती है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज के नेम है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कमिटी, दो इंपॉर्टेंट कमिटी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। एक तो बाबा कमेटी पढ़ चुके हो, देन शॉर्टकट में यहाँ पे ईरानी लिखा है, ठीक है, तो जे जे ईरानी कमेटी पढ़ चुके हो। अब इन कमिटीज के कुछ कुछ थोड़े बहुत कंट्रीब्यूशन दे रखे, लेकिन सिंगल ये जो दो कमेटी है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेकिन बस यही नहीं है, और भी कमिटीज है जिन्होंने अपने अपने टाइम पर अपना अपना कुछ ना कुछ रिकमेंड किया है। क्या रिकमेंड किया है, अपना ओपिनियन बताए कि लॉ कैसा क्या बनना चाहिए। आ जाए, सबसे पहले बाबा कमेटी के बारे में आप जानते हो, बाबा कमेटी 1956 वाला एक्ट लेकर आया था। तो साफ साफ एक्चुअल में एचसी नहीं है, सी एच बाबा है, ठीक है। चलिए, तो ये चेयरमैनशिप किसकी थी, बाबा जी की थी। देन इन्होंने क्या रिवाइज किया, 1956 से ठीक पुराना वाला जो था, ठीक है, कौन सा था, 1913, उस एक्ट को इन्होंने क्या किया, रिप्लेस करवाए, रिवाइज करवाए कि भाई ये जो लॉ है ना ये ठीक नहीं है। और ये वाला लॉ किसने बनाया होगा, ऑब्वियसली सोचो, ब्रिटिशर्स ने बनाया होगा। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे तो हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। उसको रिप्लेस करने वाला रिकमेंडेशन इन्हीं का ही था, और यही है जो 1956 के लेकर आई। चलिए, फिर उन्होंने कहा कि और भी था 1957 में। अब हमारा 1956 एक्ट बन चुका है, कंपनीज एक्ट 1956 बन चुका है। लेकिन जब एक्ट बन जाता है काम खत्म नहीं होता है, देन आगे और क्या नया अमेंडमेंट आएगा। अभी 2013 चल रहा है, और ईयर अभी कौन सा चल रहा है, 2024। तुम्हें क्या लग रहा है 2013 से 24 तो कुछ नहीं होगा, हर साल अमेंडमेंट आते रहते, हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते। आप जब बीइंग अ सीएस काम कर रहे होंगे, तो फॉर एग्जांपल मैं सिस्टम में बैठ के काम करूँ, कोई नया नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई ये चीज बदल गई है। आप सुबह फॉर्म भर रहे होंगे तो मे भी रातों रात क्या हो जाएंगी, चीजें बदल जाएंगी कि भैया इस नए तरीके से अब हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यस, लॉ हर वक्त बदलता जाता है। क्यों बदलना जरूरी है बच्चा, क्योंकि टाइम भी तो बदल रहा है, चीजें पुराने तरीके से थोड़ी ना चलती रहेंगी। तो जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे लॉ भी बदलता जाता है। लेकिन आप कोर समझते हो, बेस समझते हो, यहाँ पर आपने कोर बेस समझ लिया, तो बस जो नए लॉज आए हैं बस उसे इंप्लीमेंट करवाना है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला कंपनी की रिपोर्ट 30 डेज में आनी चाहिए, तो नया लॉ आ सकता है कि भैया 40 डेज है, 45 डेज है, हमने टाइम और बढ़ा दिया या कम कर दिया। पहले 4 डॉक्यूमेंट मांगे जाते थे, अब 5 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे, तो ये लॉ बदलेगा। लेकिन आपका बेस किलर ऑलरेडी अगर होगा तो लॉ को समझ पाओगे। रीजन होता है, कभी भी कोई भी चीज अगर होती है तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है। अगर मैंने बोला पहले 4 दिन था अब 5 दिन बोल दिया, तो एक दिन एक्स्ट्रा क्यों दिया, क्योंकि फॉर्मेलिटीज बढ़ गए, कंप्लाइंसेस बढ़ गए। तो जो भी कुछ भी आता है उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक रहता है, ठीक है। चलिए आ जाइए, देन शास्त्री कमेटी। शास्त्री कमेटी मतलब क्या, उसके चेयरपर्सन में कौन बैठा होगा, शास्त्री जी बैठे होंगे, तो इसलिए उस कमेटी का नाम उस टाइम पे बना, ठीक है। चलिए देखिए पूरा नाम दे रखा है, ओवरकम दी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। इन्होंने कहा 1956 आ तो गया था, लेकिन जब हम इसे इंप्लीमेंट कर रहे थे तो कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही थी, हम कुछ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर नहीं पा रहे थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉ ने बोल दिया भैया ये 5 दिन में होना चाहिए, लेकिन जब काम करने बैठे तो वो 5 दिन में नहीं हो पा रहे थे। तो हमने देखा कि यार प्रैक्टिकली तो कुछ दिक्कतें आ रही है, उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाए वो इन्होंने रिकमेंड किया था। तो आपको कोर कोर बातें याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, सचार कमेटी कब आई थी, 1978। इनका क्या नाम था, चेयरपर्सन तो ये समझ में आ गया। स्ट्रक्चर, कंपनीज एक्ट 1956 को इन्होंने क्या किया, सिंप्लीफाई किया। ये बहुत डिफिकल्ट था, इन्हें थोड़े से सिंपल वर्जन में इन्होंने कन्वर्ट किया। हर किसी का अपना अपना काम है। बाबा कमेटी का क्या काम था, 1913 को खत्म किया और 1956 लेकर आए, ठीक है। शास्त्री जी का क्या काम था, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो थी उन्हें ठीक किया, ठीक है। सचार कमेटी का काम क्या था, कंपनीज एक्ट 1956 थोड़ा डिफिकल्ट था उसे सिंपल किया, ठीक है। चलिए फिर क्या लिखा है, जनरेट कमेटी, ये क्या बोल रहे, री राइट। इन्होंने कहा कि भाई कंपनीज एक्ट 1956 को क्या करना चाहिए, दोबारा से लिखना चाहिए, दोबारा से लॉ बनाना चाहिए, टू फैसिलिटेट दी
हेल्दी ग्रोथ ऑफ द इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर। हम चाहते हैं कि इंडिया का जो कॉर्पोरेट सेक्टर वो और अच्छा हो और हेल्दी हो, तो इस कमेटी का ये रिकमेंडेशन था। हर कमेटी का अपना अपना रिकमेंडेशन है। फिर क्या लिखा है, इरादी कमेटी। अब ये इरादी कमेटी क्या लेकर आए थे, वाइंडिंग अप। ठीक है, वाइंडिंग अप क्या है बच्चों, कंपनी को बंद करने का और अच्छा तरीका। ठीक है, नेक्स्ट जोशी कमेटी। जोशी कमेटी क्या करवा रही थी, रेमिनेंट, रेमिनेंट मतलब रिमेनिंग बचा बुचा। ठीक है, कंपनीज बिल। देखो 2013 बना है, 1956 के बाद सीधा कौन सा बना, 2013। तो इसके बीच में बहुत सारे बिल, बिल मतलब क्या होता है, जो अभी पास नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुए। हाँ, अभी प्रेसिडेंट के सिग्नेचर नहीं हुए, अभी ये बिल हमने लोकसभा के पास भेजा है या राज्यसभा के पास भेजा है, या तो हमने ये बिल राज्यसभा के, तुम लोकसभा और तुम राज्यसभा और मैं प्रेसिडेंट। ठीक है, अब बिल आया इनके पास लोकसभा, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जब इन्होंने रिजेक्ट किया तो क्या इनके पास पहुंचेगा, क्या मेरे पास पहुंचेगा, नहीं, इनके पास पहुंचा, इन्होंने पास किया, इनके पास पहुंचा, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, दोनों के पास आ गए, साइन हो गए, मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैंने रिजेक्ट कर दिया। क्या बात समझ में आ रही है। तो बिल पास करना बहुत बड़ी बात होती है। हम बोलते हैं ना बिल है, अभी बिल है, दैट मीन्स अभी लॉ अच्छे से प्रूव्ड नहीं हुआ है, इसमें प्रेसिडेंट की सील साइन नहीं लगी है। ठीक है, तो बिल आया था 1997 का, लेकिन पास हुआ क्या, नहीं हुआ। तो बीच बीच में ऐसे बहुत सारे बिल आते रहते हैं। आप खुद देखिए, मोदी जी का अगर मैं एग्जाम्पल दूं, आए दिन अभी बहुत सारे लॉस दिखते रहते हैं, सब प्रोटेस्ट करते खड़े हो जाते हैं कि भैया ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो वो बिल पास ही नहीं हो पा रहे हैं। बोलते ना बिल पास किया है बिल, तो बिल अभी पास नहीं हो रहा है, मतलब वो अभी एक्ट नहीं बना, वो बिल ही रह गया। ठीक है, तो इन शॉर्ट जोशी कमेटी जी का क्या था कि उन्होंने कंपनीज बिल 1997 रिकमेंड किया था, आगे चल के प्रोसीड नहीं हुआ भले। नरेश चंद्र कमेटी जी का क्या था, रेगुलेट, इन्होंने क्या बोला, प्राइवेट कंपनी और पार्टनरशिप को लेकर उन्होंने लॉज बनाए। देन ईरानी कमेटी तो अभी आपने देख लिया, ईरानी कमेटी ने क्या बोला, 1956 को रिवाइज करो और क्या लेकर आओ, 2013 लेकर आओ। ठीक है, देन वेस्ट कमेटी आती है, ये बोलती है कि भाई जो हमारा प्रोसिक्यूशन मैकेनिज्म है, प्रोसिक्यूशन मैकेनिज्म मतलब केस फाइल करने का मैकेनिज्म, प्रोसीडिंग जो होती है ना केस फाइल करने की, वो पूरा जो मैकेनिज्म है कंपनीज एक्ट 1956 का, उसे और ज्यादा इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट 1956 की बात करूं तो उस टाइम पर हमारे कंपनी के सारे केसेस कहां जाते थे, हाई कोर्ट जाते थे। तो वहां पे कोर्ट कचहरी का मैटर होता था। अगर मैं कोर्ट कचहरी के मैटर की बात करूं तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि हमें और इसे अच्छा बनाना चाहिए, लेकिन जब से 2013 आया हमने कोर्ट को अलग कर दिया। अब हमारे केसेस कहाँ जाते, एनसीएलटी में जाते। खुश नहीं हुए तो कहाँ जाएंगे, एनसीएलएटी, वहां से भी खुश नहीं हुए तो सुप्रीम कोर्ट। पहले जाता था हाई कोर्ट, खुश नहीं होते थे सुप्रीम कोर्ट। लेकिन भाई हमारी कहानी तो यहीं फंसी रह जाती थी, केस पे केस, केस पे केस होते रहते थे। तो हमने कहा कि एक सेपरेट है ना सिस्टम बनाते हैं अपना, जहां पे हमारे केसेस स्पीडीली डिस्पोज हो पाए। चलिए, देन कंपनी लॉ कमिटी, फाइनली किनकी मेहनत, जे रानी जी की मेहनत, और फाइनली एक कंपनी लॉ कमेटी बनती है जो 2013 लेकर आती है। और बस 2013 ही नहीं लेके आती है, और क्या लेके आती है, एलएलपी का एक्ट। एलएलपी का एक्ट देखो क्या लिखा है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ईयर क्या लिखा है, 2008। तो अब आपको 2 ईयर तो याद होने चाहिए। कंपनीज एक्ट क्या है, 2013, और एलएलपी एक्ट क्या है, 2008। 8 समझ में आ रहा है, 2008 में बना। अब इसमें क्या बातें लिखूंगी, एलएलपी से रिलेटेड चीजें। जैसे कंपनीज एक्ट में क्या लिखा रहता है, कंपनी से रिलेटेड, कंपनी कैसे बनेगी, कंपनी का काम कैसे होगा, कंपनी प्राइवेट होती है, पब्लिक होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने बैठेंगे, मिनिमम मेंबर कितने, मैक्सिमम, ये पूरा कंपनीज एक्ट बताता है आपको। भले आप यहाँ पे 11 12 से पढ़कर आए हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंपनी लॉ की ही बातें आप पढ़कर आए हो, बस वहां पे ये नहीं बताया गया कि कंपनीज एक्ट में ये लिखा है, क्योंकि उस टाइम पे हमें कानून से थोड़ा लेना देना था। ठीक है, लेकिन वहां पे जो चीज बताई गई है वो लॉ की बताई गई। इवन पार्टनरशिप की भी बातें जो आप समझ के रहे पढ़ के रहे, तो पार्टनरशिप एक्ट है, और ऐसे ही क्या है बच्चा, एलएलपी एक्ट है। तो हर किसी का अपना एक एक्ट बना हुआ है। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो ये सारी की सारी कमिटीज, और फाइनली ये चीजें तो हम पढ़ चुके हैं। कंपनीज बिल 2012, कंपनीज एक्ट कब बना, 2013, वही लोकसभा राज्यसभा के पास फाइनली प्रेसिडेंट के साइन। समझ में आया। अभी तक जो कुछ भी आपने समझा ना, अभी तक बैकग्राउंड था, अभी आपने एक्ट रीड करना चालू नहीं किया। हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया, मुझे बताओ स्टार्टिंग का टॉपिक क्या था, एलिमेंट्स दे तो नाम, नहीं नहीं, इस चैप्टर की बात करूं, हमने सबसे पहले समझा कंपनी का लैटिन वर्ड समझा था, हिस्टोरिकल डेफिनेशन वगैरह कहां से आया। ठीक है, फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स समझे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। फिर उन्होंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, और फिर उसके बाद क्या बताया, एडवांटेज डिसएडवांटेज बताया, कंपैरिजन करके बताया दूसरों से। अभी हमने कानून पढ़ना चालू नहीं किया,
ठीक है, कानून पढ़ना चालू करते हो तो सेक्शन नंबर आ जाते, अभी तक सेक्शन नंबर नहीं आए। फिर उसके बाद हमने एडवांटेज जैसे कंपैरिजन करने के बाद हमने यहाँ पर हिस्ट्री समझी। हिस्ट्री क्या समझी, इससे पहले पुराना क्या था, 1950 में आया हमारे इंडिया में, देन 1956 आफ्टर इंडिपेंडेंस, फिर 2013। अब ये कह रहे चलिए स्टार्ट करते 2013 पढ़ना। कंपनीज एक्ट 2013 स्टार्टिंग में वही फिर से सेम बात है कि भाई प्रेसिडेंट ने फाइनली 29 अगस्त 2013 को है ना क्या कर दिया, साइन करके पास कर दिया। ये क्या लिखा है, नोटिफाई इन दी गैजेट ऑफ इंडिया। ये टर्म आप बार बार पढ़ोगे, ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। हिंदी में बोलूं तो राजपत्र होता है। हम बोलते हैं ना कि नया लॉ आ गया, ये नया लॉ कहाँ दिखता है, सरकार गवर्नमेंट अपनी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट में डालती है, और उनका जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जो वो पेपर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इन्होंने कब डाला, नोटिफाइड, नोटिफाइड कर दिया मतलब पब्लिकली अवेलेबल करवा दिया। उन्होंने क्या किया, एक पेपर लिया, ठीक है, ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, उसमें 30 तारीख को पब्लिकली नोटिफाई कर दिया। कोई भी वेबसाइट से जाकर, गवर्नमेंट वेबसाइट से जाकर इस ऑफिशियल है ना नोटिफिकेशन को देख सकता है। मैं कह रही हूँ कि आज एक नया लॉ पास हुआ है, आज हुआ है अगर, तो मैं कहाँ देखूंगी, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में उनका गैजेट होगा, उसमें जाकर देखने का। चलिए अब मैं आपको ऑनलाइन दिखाती हूँ ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। ये ई गैजेट आपको गवर्नमेंट वेबसाइट मिलेगी, इसमें कुछ भी नया आ रहा है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, एज पर प्रोविजन सेक्शन 8। सेक्शन 8 किसका लिखा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। सेक्शन 8 देखते ही आपके दिमाग में क्या आता है, एनपीओ। लेकिन ये किस एक्ट की बात हो रही है, देखो पढ़ो अच्छे से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। सेक्शन 8 किसका, कंपनीज एक्ट का एनपीओ बोलता है। तो कोई भी नंबर देख के ये नहीं बोलना कि भाई ये किसके एक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। आपको देखना है ये सेक्शन, क्योंकि इट इज लाइक अ पेज नंबर। अकाउंट्स का पेज नंबर 80 अलग होगा, बिजनेस स्टडीज का पेज नंबर 80 अलग होगा ना, इको का अलग होगा ना, तो बस ऐसे ही है। तो सेक्शन 8 किसका, कंपनीज एक्ट का होना चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा दिखेगा, हिंदी में क्या बोलते हैं, भारत का राजपत्र। इंटरनेट काम नहीं कर रहा है क्या, देखिए। तो जो पेपर होगा, पेपर के ऊपर ऐसा लिखा होगा स्टार्टिंग, जैसे स्टैम्प पेपर होता है ना, स्टैम्प पेपर में ऊपर और नीचे लिखना चालू होता है, सेम। तो गवर्नमेंट का ये ऑफिशियल ये डॉक्यूमेंट होता है, ऊपर इस तरीके से लिखा होगा, समझ जाना ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा होगा। कोई भी जो लॉ आता है ना वो बोथ वे आता है, हिंदी में भी लिखा होगा और इंग्लिश में भी लिखा होगा। मैं कह रहा हूँ आज एक नया रूल आ गया, नया लॉ आ गया, तो हिंदी में भी लिखा होगा, इंग्लिश। इन्होंने देखो नाम भी हिंदी इंग्लिश लिखा है ना, भारत का राजपथ, और फिर क्या लिखा है, गैजेट। खतरनाक है वो हैंडराइटिंग, लेकिन गैजेट ऑफ इंडिया लिखा है। तो पूरा का पूरा लॉ हिंदी इंग्लिश, हर चीज देखो तुम, क्या लिखा है, असाधारण, फिर क्या लिखा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो भाई देखो हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो आपको जो लॉ दिखेगा वो हिंदी में भी दिखेगा और इंग्लिश में भी। लेकिन आप कॉर्पोरेट लॉयर हो, आपका पूरा काम इंग्लिश में ही होता है। भले ही आपको हिंदी और इंग्लिश देंगे, आप खुद सोचो ना, बिजनेस डील करो, बड़ी बड़ी कंपनी से डील करो, वो लोग हिंदी में डील नहीं करते। वो डीलिंग उनकी प्योर किस में होती है, इंग्लिश में होती है। वो तो लॉ है, कानून है, इंडिया है, मातृभाषा हिंदी है, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों, हर चीज आपको हिंदी इंग्लिश में दिखेगी। लेकिन ये हिंदी भी इजी वाली हिंदी नहीं होती है ना, थोड़ा डिफिकल्ट हिंदी होती है, ठीक, शुद्ध हिंदी होती है। चलिए आते हैं वापस, ऑफिशियल गैजेट है ना, मैंने आपको ये दिखा दिया, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज मैंने आपको दिखाया। आइए तो स्टार्ट करते हैं। अब फाइनली एक्ट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कुछ बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। आप पढ़ रहे हो कंपनीज एक्ट 2013, मैंने आपको यहाँ पे कितने सेक्शंस बताए, सेक्शन, जब 1956 हुआ करता था तब सेक्शन कितने थे, 658 सेक्शन वगैरह थे, सेक्शन ज्यादा हुआ करते थे, ठीक है। कितने चैप्टर्स आज है 2013 में, 29। और उस टाइम पर चैप्टर वर्ड यूज नहीं किया करते थे, पार्ट वर्ड यूज किया करते थे, 13 पार्ट होते थे। कितने शेड्यूल है आज, 7। और उस टाइम पे कितने शेड्यूल थे, 15। हमने श्रिंक किया अपने लॉ को, मतलब हमने कम बातों में ज्यादा से ज्यादा बात करने का ट्राई किया।
ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको ये याद होना चाहिए, लेकिन जस्ट फॉर बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कि पुराने एक्ट में पहले ज्यादा सेक्शन हुआ करते थे, शेड्यूल ज्यादा हुआ करते थे, भले चैप्टर और पार्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो कम थे। ठीक है, चले। तो इंपॉर्टेंट क्या है, आज का पता होना, लेकिन हाँ कंपैरिजन भी पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं दो एक्ट का। ठीक है, कंपैरिजन समझ में आ गया। अब कंपनीज एक्ट 2013 स्टार्ट करेंगे। चलिए, ये जो पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट है कहाँ लगता है, होल ऑफ दी इंडिया। पूरी इंडिया में ये कानून लगता है। पहले क्या होता था, जम्मू कश्मीर की कहानी थोड़ी सी अलग थी। ठीक है, जम्मू कश्मीर में लॉज लगते ही नहीं थे। हर लॉ बोलता था कि एप्लीकेबल है होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट JNK, ऐसे बोल दिया जाता था। लेकिन जब से क्या आया, आर्टिकल 370, ठीक है, हटा दिया गया, तब से सारे लॉ में क्या लिख दिया जाता है, होल ऑफ द इंडिया, होल ऑफ द इंडिया। मतलब किसी को अगर कंपनी बनानी है, यहाँ MP में कंपनी बनानी है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट फॉलो करना है। जम्मू कश्मीर में भी अगर किसी को कंपनी बनानी है तो कंपनीज एक्ट। लेकिन पहले क्या होता था, जम्मू कश्मीर में कंपनी बनानी है ना, कंपनीज एक्ट नहीं, उनका अपना सारे लॉज अलग चलते थे। आप खुद जानते हो ना बच्चा, उनके सिस्टम्स ही अलग होते थे। उनकी इवन अभी जैसे हमारी ये अभी है ना, अभी पॉलिटिशियन आप देख ही रहे हो, वोटिंग वोटिंग ये सब, तो यहाँ पे जो भी ये वोटिंग सिस्टम चला है, वहां पे भी चीजें क्या होती थी, एकदम अलग। यहाँ जो आपको पार्टीज दिख रही है, वहां पे क्या होता था, एकदम अलग। बिजनेस की अगर मैं बात करूं, आप GST, इनकम टैक्स, ये सारी चीजें देखते थे ना, वहां वो सारी चीजें नहीं लगती थी। लेकिन यस, जब से ये 370 की कहानी आई है, खत्म हो गई है, अब पूरे के पूरे एक्ट हर जगह लगते हैं, जम्मू कश्मीर में भी। फॉर्मेलिटी के लिए अगर आप देखोगे तो ये जम्मू कश्मीर इतना छोटा सा पार्ट है, हम अपने भारत के नक्शे में दिखाते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, उस टाइम पे अग्रीमेंट हो रखा था। ठीक है, ये एक तरीके से क्या था, बस दिखने के लिए था, इंटरनली हमारा पार्ट नहीं था। क्योंकि कोई भी चीज अगर नहीं लग रही है तो ये हमारा पार्ट कैसे हो गया। लेकिन अगर आप हमारी आर्मी देखोगे, हमारे देश का 60-70% आर्मी कहाँ खड़ी होती है, यहीं खड़ी रहती है। ये हमारे है नहीं, ये हमसे बस फायदा फायदा ले रहे थे। लेकिन जब लॉ लगाने की बारी आती थी या जो भी कुछ भी करने की बारी आती थी, तो एकदम अलग, ये बोलते हमारा अपना खुद का चलेगा। जबकि हम इनको कितना सपोर्ट करते, फाइनली 370 कर कर लगा, हटाकर इसे क्या कर दिया, इंडिया का अच्छे से पार्ट बना दिया, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। तो जितने एक्ट, जितने भी लॉ हैं, हर जगह अब लिखा है होल ऑफ द इंडिया। तो होल ऑफ द इंडिया इंक्लूडिंग JNK। पुराना लॉ क्या लिखता था, होल ऑफ द इंडिया एक्सक्लूडिंग। तो एक्सक्लूडिंग की जगह क्या आ गया है, इंक्लूडिंग। चले स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सेक्शन नंबर 1, क्योंकि कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो तो ये तो बिल्कुल शुरू से आपको सारी चीजें बताएगा, लेकिन ऑब्वियसली सेक्शन कितने हैं पूरे, 470। यही CICT में पढ़ लोगे क्या 470, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ोगे, एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे, फाइनल में पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं। चलिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एक्ट, क्या लिखा है, एक्सटेंड होल ऑफ द इंडिया। पहले ये होल ऑफ द इंडिया नहीं लिखा रहता था, होल ऑफ द इंडिया और एक्सक्लूडिंग JNK। अब लिखा है क्या, नहीं, मतलब पूरी इंडिया में एप्लीकेबल है। एंड द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, प्रोविजंस मतलब क्या होता है, लॉ। इस एक्ट के जो भी लॉ है अप्लाई करेगा इन सब में। तो मैं इसे रीड करूंगी, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 1। अब तुम देखो, सेक्शन नंबर 1 तो है। अब मैं जो लिख रही हूँ, मुझे ये बताना इसको कैसे रीड करेंगे। सेक्शन नंबर 1 और ब्रैकेट में क्या लिखा है, अल्फाबेट। तो क्लॉज बोलूंगी कि सबसेक्शन बोलूंगी, क्लॉज। याद रखना, सेक्शन नंबर 1 और इसमें अगर मैं एक दोबारा से न्यूमेरिकल यूज करती हूँ तो वो सब सेक्शन आते हैं। अगर ये न्यूमेरिकल नहीं है, कोई अल्फाबेट है, तो क्या हो जाएगा, क्लॉज। तो कभी कभार सब सेक्शन होते हैं और कभी कभार नहीं होते। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, सेक्शन 1 और क्लॉज A, सेक्शन 1 क्लॉज B, सेक्शन 1 क्लॉज C। बात समझ में आ रही है। चलिए, इस तरीके से रीड किया जाता है। लेकिन तुम्हारी बुक है ना, बहुत कंजूसी करती है सारी चीजें बताने में। एक्चुअल में सेक्शन नंबर 1 है, सेक्शन नंबर 1 है, ठीक है। उसका सबसेक्शन 1 ऐसे रीड करूंगी, इसे दिख रहा है, इसको क्या वो रीड करूंगी बताओ, सेक्शन 1 का सबसेक्शन 2। क्या रीड करूंगी, सेक्शन 1 का सबसेक्शन 3। और क्या रीड करूंगी, सेक्शन 1 का सबसेक्शन 4। बात समझ में आ रही है। और अगर अल्फाबेट है तो क्या करेंगे, ABCD, डन। चलिए, सेक्शन सेक्शन 1 का सबसेक्शन 1 आपका क्या बताता है, टाइटल। हर एक्ट की बात करूँ, यहाँ कंपनीज एक्ट पढ़े लेकिन पहले हर एक्ट की बात करूँ। हर एक्ट का सेक्शन 1 का सबसेक्शन 1
नाम बताता है कि जो हम एक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, उसका टाइटल क्या है। तो सेक्शन 1 का सबसेक्शन 1 क्या बताता है, टाइटल। सिंपल भाषा बोलूं तो नाम बताता है एक्ट का, ठीक है। टेक्निकल बोलूं तो टाइटल, जो एक्ट पढ़ने वाले, तो टाइटल क्या है, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्शन 1 का सबसेक्शन 2 क्या बताता है, एक्सटेंड। एक्सटेंड मतलब कहां लग रहा है, कहां तक एक्सटेंड है, कहां तक एप्लीकेबल है, तो क्या लिखा है, होल ऑफ दी इंडिया। यहां तक चीजें क्लियर है। सेक्शन 1 का सबसेक्शन 3, अब मुझे बताओ प्रेसिडेंट ने साइन कब किया था, 29 अगस्त 2013, ठीक है। नोटिफाई ऑफिशियल गैजेट में कब किया, 30। आज मेरे पास है, मैंने आज पेपर में साइन कर दिया, ठीक है। अब कल मॉर्निंग में मैंने उसमें क्या डाल दिया, पब्लिकली अवेलेबल कर दिया, नोटिफाई कर दिया इन दी ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। मतलब अब इस भारत का राजपत्र हर कोई इंडिया का बंदा देखेगा और इसे क्या करेगा, अप्लाई करेगा। मतलब हर कंपनी को कल से इसे अप्लाई करना है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। तो ये क्या कह रहे हैं, सेक्शन 1 कम इनटू फोर्स एट वंस। 30 में नोटिफिकेशन दे दिया था, अब अगले महीने से तो सितंबर पहली तारीख आ गई, तो 1 सितंबर से पूरी इंडिया में जितनी भी कंपनीज है, अब उन्हें कंपनीज एक्ट 1956 फॉलो नहीं करना है। अब क्या फॉलो करना है उन्हें, कंपनीज एक्ट 2013। अब जो 13 बोलेगा वो सबको इंप्लीमेंट करना, मतलब कंपनी में ऑलरेडी सीएस होंगे तो उनका काम क्या होगा, भाई 1956 को अलग करो। अब 13 जो जो बोलता है भैया 1956, फॉर एग्जाम्पल 1956 बोलता है भैया 10 लोग रखना है, लेकिन 13 बोलता है भैया 15 लोग रखने, तो आपको क्या करना पड़ेंगे, और 5 लोग को अपॉइंट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से लॉ फॉलो करना है। बात समझ में आई, चलिए। लेकिन एक ही दिन में सब कुछ होता है क्या, थोड़ा टाइम समय दिया जाएगा। लॉ भी एक बार में पूरा बनता नहीं है। लॉ आ तो गया था 30th को, लेकिन कुछ लॉस थे जो धीरे धीरे आ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल ये 2013 है, ये 2013 है, ठीक है। 2013 में सेक्शन नंबर 1 कम इनटू फोर्स एट वंस। द रिमेनिंग प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब क्या बताया, लॉ, ठीक है। प्रोविजंस जो है ऑन द डिफरेंट डेट थ्रू द नोटिफिकेशन, हमने बोल दिया 70% लॉ 1 तारीख से एप्लीकेबल है, 1 सितंबर से। कुछ लॉ नेक्स्ट महीने में आ रहे थे, कुछ लॉ नेक्स्ट और महीने में आ रहे थे, धीरे 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 सारी चीजें आ रही थी, क्योंकि कंपनी के लिए भी पॉसिबल नहीं है सारे लॉ एक बार में इंप्लीमेंट करना, क्योंकि मुश्किल आ जाएगी ना। और एक बार में सारे लॉ तैयार हो जाए ये भी मुश्किल ही होता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बन रहे थे वैसे वैसे ये ऑफिशियल गैजेट में ला रहे थे कि भैया आज से ये लगा दो और ये लगा दो। हमने सेक्शन 1 से लेके 20 तक 1 सितंबर में लगा दिया, फिर 21 से लेकर 25 तक नेक्स्ट महीने में दे दिया, फिर थोड़ा 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 कर कर ऐसा है। तो हेडिंग जो बोल रही है कमेंसमेंट कब चालू हुआ था, कोई एक फिक्स डेट है क्या, ये बताओ, कोई एक फिक्स डेट है क्या, नहीं। मेजोरिटी लॉ आ गया था कब, 1 सितंबर में आ गया था, 30th को आ गया था ना, 1 सितंबर से एप्लीकेबल। बाकी धीरे धीरे बाकी के लॉज आ रहे थे। तो अगर आपसे हम ये पूछें कि कंपनीज एक्ट 2013 कब आया, तो आप क्या बोलोगे, मेजोरिटी कब आ चुका था, जिस दिन प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, 30th को नोटिफिकेशन दे दिया, 1 तारीख से सबको फॉलो करना, लेकिन बाकी के भी धीरे धीरे आ रहे थे और आते जा रहे थे। नाम के लिए 2013 है, आज भी लॉ आते रहते हैं। 2024 में नया अमेंडमेंट आ गया, रुक रहा है क्या लॉ, कभी रुकता नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपको ये बोलूं, कंपनीज एक्ट 2013 कब स्टार्ट हुआ, कमेंस मतलब क्या होता है, कमेंसमेंट मतलब क्या, कब स्टार्ट हुआ, मेजोरिटी एक बार आ चुका था, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट डेट्स में थ्रू नोटिफिकेशन आज तक आता जा रहा है। तो कोई एक फिक्स डेट नहीं है, पहले वाली की फिक्स डेट है, उसके बाद आता रहता है और आज आगे भी भविष्य में आएगा। बात समझ में आई। नेक्स्ट, सब सेक्शन 4 क्या बोलता है, एप्लीकेशन। तो इन शॉर्ट ये जो आपको दिख रहे हैं ना ABCDEF, आपकी बुक ने कंप्लीट चीजें नहीं बताई है। ये सेक्शन 1 का सब सेक्शन क्या है, 4 का क्लॉज ए है। बात समझ में आ रही है। वापस मैंने आपको सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1 क्या बताया, टाइटल। सेक्शन 1 का सब सेक्शन 2 क्या बताया, एक्सटेंड बताया। सेक्शन 1 का सबसेक्शन 3 क्या बताया, कमेंसमेंट, कब कमेंस हुआ था। और अब पढ़ रहे हैं सेक्शन 1 का सबसेक्शन 4, हेडिंग क्या है, एप्लीकेशन, किस किस कंपनीज में एप्लीकेबल होगा। बात समझ में आ रही है। तो आपकी बुक ने थोड़ी सी कंजूसी करी है, ठीक। आइए, ए बोलता है वो सारी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है, देखते हैं लैंग्वेज आप रीड कर पा रहे हैं कि नहीं रीड पा रहे, क्योंकि अब हम क्या लैंग्वेज रीड करें, एकदम लीगल लैंग्वेज रीड करें। द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, अंडर एनी
प्रीवियस मतलब क्या, 1956, और भी अंग्रेजों के जमाने के सबकी बात करें। तो इन्होंने कहा ये अप्लाई किस में होगा, ये कंपनीज एक्ट 2013 जो आया है ये किस में लगेगा। उन्होंने कहा ये वो सारी कंपनीज में लगेगा जो एज पर इस एक्ट मतलब 2013 और एज पर प्रीवियस 1956। तो किन कंपनीज में लगे, वो सारी कंपनीज जो हमारा लॉ ये वाला फॉलो कर रही है 13 या फिर पुराना, ठीक है। दूसरा ये क्या लिखा है, इंश्योरेंस कंपनी, ये क्या लिखा है, बैंकिंग कंपनी, फिर क्या लिखा है, कंपनीज इंगेज इन इलेक्ट्रिसिटी, फिर क्या लिखा है, एनी अदर कंपनी स्पेशल एक्ट, ठीक, या फिर सच बॉडी कॉर्पोरेट बाय एनी एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया। आओ मैंने अब ये शॉर्ट में बताया किन किन कंपनीज को कंपनीज एक्ट फॉलो करना है, उन कंपनीज को जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग बन रही हो, जो पुराने एक्ट के, ये समझ में आ गया। दूसरा क्या लिखा है, इंश्योरेंस कंपनी, मतलब जितनी इंश्योरेंस कंपनी है उन्हें क्या फॉलो करना है, कंपनीज एक्ट 2013 करना है। बैंकिंग कंपनी, जितनी बैंकिंग कंपनी है, एसबीआई बैंक देखते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा देखते हो, पंजाब नेशनल बैंक देखते हो, जितने भी भरे हुए बैंक है उन सबको क्या फॉलो करना है, कंपनीज एक्ट 2013। फिर क्या लिखा है, कंपनीज इंगेज इन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एमपीबी कोई देख लो, एमपीबी क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है, सरकारी है, पीएसयू है, ठीक है। तो इनको क्या करना है भाई, कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। फिर क्या लिखा है, एनी अदर कंपनी गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, एलआईसी, एलआईसी का फुल फॉर्म बताओ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, ठीक है। ठीक, अभी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो कंपनी है ये सरकार की बनाई हुई कंपनी है, ये स्पेशल एक्ट, सरकार चाहती है कि भाई एलआईसी का पूरा काम हम देखेंगे, ठीक है। तो कुछ स्पेशल एक्ट कानून बनाए जाते हैं, उसमें कंपनी बनाई जाती है। चलिए आपके इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल लेते हैं, आपका जो इंस्टीट्यूट है नाम बताओ जरा उसका, आईसीएसआई आपके इंस्टीट्यूट का नाम है। आपका इंस्टीट्यूट एक कंपनी है जो क्या बना है, स्पेशल एक्ट से। क्यों बोला स्पेशल एक्ट, आप नोटिस करो इसका एक एक्ट है जो पास हुआ है पार्लियामेंट में, मतलब आईसीएसआई एक्ट अभी पढ़ा ना आपने, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट पढ़ा ना। तो कंपनी सेक्रेटरी पहले एक्ट बनाया और फिर क्या बनाई, कंपनी, फिर क्या बनाई, कंपनी, आईसीएसआई कंपनी बनाई, जो कि सेक्शन 8 कंपनी है, सेवा के लिए बनाई जा रही है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं आरबीआई, आरबीआई क्या है, एक्ट भी है और कंपनी भी है। चलिए सेबी का एग्जाम्पल लेते हैं, सेबी क्या है, एक्ट भी है और उसकी कंपनी। तो ध्यान रखना जिन कंपनीज का एक्ट बना है और साथ में उन्होंने क्या बना दिया है, कंपनी, वो स्पेशल एक्ट कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, स्पेशल एक्ट। तो उन्होंने कहा वो सारी कंपनीज जो किससे बनी है, एज पर स्पेशल एक्ट, उन सबको क्या फॉलो करना है, कंपनीज एक्ट। मतलब आरबीआई को भी फॉलो करना है, एसबीआई को भी फॉलो करना है, आपके इंस्टीट्यूट को भी फॉलो करना है। बात समझ में आ रही है। एलआईसी का भी एक्ट है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना, एलआईसी का भी अपना एक एक्ट है और क्या बनी है, कंपनी। तो जितनी कंपनीज बनी है, लेकिन उन कंपनीज को बनाने से पहले क्या बनाया है, कानून बनाया है। दैट मीन्स वो सारी की सारी कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे सरकार हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। तो कंपनी एक्ट 2013 फॉलो करना है। पहला पॉइंट बोल सकती हूँ नॉर्मल कंपनी, बोल सकती हूँ। दूसरी कंपनी क्या है, इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट क्या है, बैंकिंग कंपनी। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी। देन स्पेशल एक्ट वाली कंपनीज बोलूं, चलेगा। चलिए, या फिर उन्होंने कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट एनी एक्ट, सीजी को जब इच्छा होगी सीजी नोटिफाई कर देगा। कोई भी कंपनी सरकार को लगेगी ये स्पेशल नेचर की है तो बोल देगी कि सुनो आपको भी कल से कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा। तो सरकार जिसे बोलेगी उसे भी फॉलो करना पड़ेगा। तो एफ पॉइंट को मैं बोल सकती हूँ वो सारी अदर कंपनी जो सीजी नोटिफाई कर दे, सीजी की तो मर्जी चलेगी भाई, ठीक है। कितने टोटल पॉइंट्स है, कितने टोटल पॉइंट्स है, 6 है। पहला नॉर्मल कंपनी, दूसरा इंश्योरेंस, देन बैंकिंग, देन इलेक्ट्रिसिटी, देन स्पेशल एक्ट वाली कंपनी, और उसके बाद सीजी जिसे बोल दे, ठीक है। वापस पहले मैंने क्या बताया, सेक्शन 1 का सबसेक्शन 1 टाइटल, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4 एप्लीकेशन। तो नॉर्मल कंपनी, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी वाली और स्पेशल एक्ट वाली, और जो सीजी नोटिफाई कर दे। तो अब क्या इसे रीड कर पा रहे हो, ए बी सी डी ई एफ, समझ में आया। अगर आप नोटिस करो तो ये एक्सटेंड होल ऑफ द इंडिया लिखा है, तो ये क्या है, क्या नाम दूं इसे, एक्सटेंड 2 बोल सकती हूँ। ये नाम इन्होंने बता के रखा है, क्या इसे टाइटल 1 बोल दूं। थर्ड क्या था, कमेंसमेंट, वो उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने
इन्होंने कहा कि अभी तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आपको बता दिया क्योंकि पता होना चाहिए। सेक्शन 1 तो अच्छे से पता होना चाहिए, पहला है बेस है, पहला सेक्शन अच्छे से रीड कर रहे हो, ठीक है। चलिए, अब ये तो समझ में आ गया। अब आपकी बुक में दिख रहा है ये पूरा का पूरा पैराग्राफ, ठीक है, बस उसे अच्छे प्रेजेंटेशन में आपको समझा रही हूँ। सीधा हम जंप करेंगे, जंप करके इसमें आएंगे, सेक्शन नंबर क्या लिखा है 464, याद रखना है। टोटल कितने सेक्शन है कंपनीज एक्ट में, 470 सेक्शन है। आपको सेक्शन वाइज तो नहीं पढ़ाएंगे ऑब्वियसली, ठीक, पहला पढ़ाएंगे और इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाएंगे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में तो सब अच्छे से सेक्शन वाइज वहीं पढ़ने वाले, मतलब सेक्शन 1 वहां भी पढ़ेंगे, क्योंकि भाई 1 थोड़ा ना छोड़ेंगे। तो यहाँ इन्होंने कहा बस हम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, तो सीधा जंप करके पहले उन्होंने सेक्शन नंबर 1 बताया, और अब क्या बता रहे 464, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए आओ मेरे साथ रीड करो। नो एसोसिएशन और पार्टनरशिप कंसिस्टिंग मोर देन सच नंबर ऑफ पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब। चलिए दीदी बिल्कुल समझ में नहीं आया, पढ़ तो लिया आपके साथ, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। आइए समझते हैं। एसोसिएशन समझते हैं, ग्रुप, पार्टनरशिप समझते हैं, उसमें भी तो हम ग्रुप ही बनाते हैं, 10 लोग 10 पार्टनर मिलकर बिजनेस करना चाह रहे, तो एसोसिएशन भी बोल सकती हूँ ना, पार्टनरशिप भी बोल सकती हूँ। इन्होंने कहा कोई भी एसोसिएशन और पार्टनरशिप मोर देन सच नंबर ऑफ द पर्सन एज मे प्रिस्क्राइब, जहां कहीं भी आ जाएगा प्रिस्क्राइब समझ जाना, ये पावर हमारी दे रखी है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये पावर किसको मिल रखी है, सीजी को, सीजी बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। कोई भी पार्टनरशिप फर्म अगर बना रहा है या फिर कोई भी बिजनेस कर रहा है अपना एक एसोसिएशन बना के, एसोसिएट मतलब ग्रुप बनाकर, ठीक है, तो वो नहीं बनाएगा, नॉट लिखा है ना, नो मोर देन सच नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब। सीजी ने एक लिमिट डिसाइड करके रखी है, तो सीजी ने जो लिमिट बता के रखी ना, उस लिमिट से ज्यादा आप अपनी पार्टनरशिप फर्म में लोगों को मत रखना, और आप उसमें अपना ग्रुप जो आप एसोसिएशन बना रहे हैं उससे ज्यादा मत बनाना। तो वो लिमिट क्या दे रखी है, गवर्नमेंट ने बोला आज किसी को भी पार्टनरशिप फर्म, मैंने आपको इससे पहले लिमिट बताई थी, याद है, डिस्कस करे थे अपन, कि अगर किसी को पार्टनरशिप का बिजनेस करना है तो मैक्सिमम मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं उसमें, 50, याद रखना। कितने पार्टनर हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। लेकिन सरकार चाहे तो उस लिमिट को क्या कर सकती है, 100 तक बढ़ा सकती है, लिखे ना प्रिस्क्राइब। अभी सरकार ने बोला है कि किसी को भी पार्टनरशिप फर्म का काम करना है या किसी को भी एसोसिएशन ग्रुप बना के बिजनेस करना है, तो यस इसकी मैक्सिमम लिमिट अभी तो 50 है, अभी तो 50 है, लेकिन भविष्य में चाहे तो थ्रू नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट सीजी क्या कर सकता है, 100 तक बढ़ा सकता है। तो आज 50 है, कुछ दिनों बाद वो कहता है 60 की लिमिट बढ़ गई है, 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया। लेकिन क्या सरकार ये बोल सकती है 102 रख सकते हो, नहीं, क्योंकि सरकार के लिए भी क्या दे रखी है, लिमिट। सरकार बढ़ा सकता है, लेकिन सरकार भी कितने से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, 100। लेकिन आज अगर आपको अपने किसी बिजनेस क्लाइंट को क्या करना है, सजेशन देना है, तो आप क्या बोलोगे कि पार्टनरशिप में कितने पार्टनर हो सकते हैं, मैक्सिमम 50, याद रहेगा। लेकिन जब चाहे सरकार इसे क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है, कितने तक, जरूरी नहीं एक बार में 100 ही बढ़ा दे, थोड़ा थोड़ा करके भी बढ़ा सकती है, कि 4 दिन बाद आए कि भाई 10 लोग और बढ़ा लो, 60 कर सकते हो। बात समझ में आई। एग्जाम्पल, एक XYZ पार्टनरशिप है और उसमें कितने पार्टनर है, 60, तो तुम्हें क्या लगता है वो लीगल होगा कि इलीगल होगा, इलीगल। क्यों, क्योंकि एज पर लॉ नहीं है तो वो गलत है। लॉ जब बोलता है 50 तो आप 60 कैसे कर सकते हो। तो अब क्या होता है, लॉ का तो नॉलेज होता नहीं है कि चलो यार हम 100 दोस्त मिलकर काम करें, कर सकते हैं क्या, क्या सजेस्ट करूं भाई, कंपनी बना लो, कंपनी बना लो, प्राइवेट कंपनी बना लो, ठीक है। क्या पार्टनरशिप में आ सकते हैं, नहीं। तो पार्टनरशिप के लिए मैक्सिमम कितनी लिमिट है, 50। सीजी चाहे तो उस 50 को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, लेकिन वो नोटिफिकेशन जब आएगा तब देखना है, नोटिफिकेशन देखते रहना पड़ता है। एक सीएस का काम क्या है, सबसे पहले सुबह उठकर क्या देखना, कोई नया अमेंडमेंट तो नहीं आया, नोटिफिकेशन तो नहीं आया। ये आप जब सीएस बन जाओगे ना तो आपके रूटीन में वो आ जाएगा, ठीक है। ईमेल आईडी चेक करना, ठीक है, क्या क्या नए नए अमेंडमेंट आ रहे हैं जो आप बिजनेस कर रहे हो उससे रिलेटेड, तो ये आपका लाइफ का एक पार्ट हो जाए। जैसे सुबह उठ के लोग न्यूज देखते हैं ना, तो तुम्हारे लिए वो न्यूज होगी, ठीक। चलिए, द मैक्सिमम नंबर इज नॉट मेंशन इन द पार्टनरशिप एक्ट। अब आप तो भैया 11th में पार्टनरशिप एक्ट पढ़ के आओ, पार्टनरशिप एक्ट तो कुछ नहीं बोलता है। हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, मैं क्या यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा रही हूँ क्या, नहीं, मैं तो कंपनीज एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है, उन्होंने कोई लिमिट नहीं बताई, लेकिन कंपनीज एक्ट ने अपनी लिमिट बता दी। उसने बोल दिया है साफ साफ कि भैया पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने लोग होंगे, 50। अगर आपको उससे ज्यादा रखना है तो सीधे से क्या बनाओ, कंपनी बना दो।
लेकिन 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 लीगल फर्म, ये लीगल फर्म क्या होता है भाई, बताओ जरा। पार्टनरशिप फर्म ना। तो लीगल फर्म क्या, पार्टनरशिप फर्म, वो एडवोकेट की फर्म बोल दूं, वो लॉयर एडवोकेट की फर्म बोल दूं। तो जितनी भी लीगल फर्म है, इन्होंने क्या बोल दिया है, मैक्सिमम नंबर कितने हैं इसमें, 50, बियॉन्ड 50 इज नॉट अलाउड, अलाउड ही नहीं है, हैव टू क्रिएट कंपनी। अगर आप चाहते हो 50 से ज्यादा आपके पार्टनर्स बढ़ रहे हो तो प्लीज अपनी पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट करो इनटू कंपनी। बात समझ में आ गई। सारी लीगल फर्म्स को क्या बोला, एडवोकेट कितने हैं, 50 है, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनरशिप फर्म बनाओ। लेकिन जहां एडवोकेट आपके बढ़ गए तो आप इसको क्या करो, कंपनी में कन्वर्ट करो, लॉ ऐसा बोलता है। ठीक। लेकिन लेकिन नथिंग दिस सब सेक्शन जो अभी ऊपर हमने पढ़ा, शेल अप्लाई मतलब एप्लीकेबल नहीं है। किसमें बोल दिया, एचयूएफ क्या है, इन्होंने कहा कि भाई हमारी फैमिली में 60 लोग हो रहे हैं, 70 लोग हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई एचयूएफ को लेकर हम नहीं बोल रहे, हमने बोला पर्सन। पार्टनरशिप फर्म में अभी जब मैंने आपको स्टार्टिंग करवाई तो क्या लिखा था, नो एसोसिएशन और पार्टनरशिप, मतलब ये दो चीज की बात कर रहा है, पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं और एसोसिएशन। तो इन्होंने कहा भाई एचयूएफ तो एसोसिएशन में आ रहा है, मिलकर आप बिजनेस कर रहे हो। तो इन्होंने कहा कि भाई ये लिमिट 50 वाली इन पे एप्लीकेबल नहीं है, भाई फैमिली में इनकी तो मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं तो आप थोड़ी ना इनको रोक पाओगे, तो एचयूएफ को अलाउड है, वो लोग 50 से ज्यादा लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, कोई भी एसोसिएशन पार्टनरशिप इफ इट इज फॉर्म बाय प्रोफेशनल हु आर गवर्न बाय, क्या लिखा है, क्या तुम्हारा इंस्टीट्यूट स्पेशल एक्ट में आता है, सीए कहा जाता है, सीएस कहा जाता है, सीएमए कहा जाता है, हर इंस्टीट्यूट सीए सीएस सीएमए स्पेशल एक्ट से बना है। इनको बोला तुम पे 50 की लिमिट नहीं है, अगर तुम्हें अपनी पार्टनरशिप फर्म बनाना है और तुम्हारे इसमें टीम में सीएस अगर 50 से ज्यादा हो रहे हैं तो तुम्हें अलाउड है, ये छूट मिली है तुम्हें। बात समझ में आ रही है। इन शॉर्ट किसी को भी अपनी पार्टनरशिप में बनाना है, मैक्सिमम लिमिट कितनी, 50। लेकिन अगर आपको बनाना है, सीए सीएस सीएमए को बनाना है, तो आप पे ये 50 वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। आपके अलावा और किसको मिली है ये छूट, एचयूएफ को मिली है। लेकिन लीगल फर्म एडवोकेट वाली जो फर्म्स है वो 50 के अंदर ही रहेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है। सेक्शन कौन सा था, 460। अब आओ मेरे साथ रीड करो, मैं ये वाला एक बार रीड करा दूं। कंपनीज एक्ट 2013 इज नॉट एप्लीकेबल, क्या लिखा है, एप्लीकेबल नहीं है, किसमें, इनकॉर्पोरेट का मतलब तो समझाया था मैंने, क्या होता है इनकॉर्पोरेट, रजिस्टर। तो इन्होंने क्या बोल दिया, अनइनकॉर्पोरेट। भाई कंपनीज एक्ट बोलता है भैया जो रजिस्टर्ड नहीं है मैं तो उस पर नहीं लगूंगा। ठीक। अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी एसोसिएशन पार्टनरशिप लार्ज नंबर ऑफ द पर्सन बीन डिक्लेयर इलीगल। कोई भी अगर कंपनी जो क्या है अनइनकॉर्पोरेटेड है वो हमारी नजरों में क्या है, इलीगल है। कोई भी एसोसिएशन पार्टनरशिप जो क्या है लार्ज नंबर ऑफ पर्सन रख रहे हैं वो हमारी नजरों में क्या है, इलीगल है। क्योंकि हमने तो बताया है लीगल वो है जो लिमिट के अंदर में काम कर रही है। लिमिट के अंदर क्या है 50, लेकिन सीजी चाहे तो इस लिमिट को बढ़ा सकती है, कितनी बढ़ा सकती है, 100। अभी क्या लिमिट रखी है उन्होंने, 50। तो नोटिफिकेशन के थ्रू जिस दिन बढ़ेगा उस दिन देखेंगे भाई, आज नहीं बढ़ा। सेक्शन 464 रीड कर रही हूँ आपके साथ। सेक्शन 464, by virtue of 464 of the Companies Act, no association, बस मैंने अच्छे प्रेजेंटेशन में आपको बताया सेम लिखा है, no association partnership consists more than such number of person prescribed। जहां कहीं भी prescribed आएगा कंपनीज एक्ट में, दैट मींस वो क्या बात बोल रहे हैं, ये पावर किसके पास है, सीजी के पास। सीजी जो प्रिस्क्राइब करेगी वो सीजी ने बोल रखा है, ठीक है। तो रूल 10 बोलता है प्रिस्क्राइब करता है 10, मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर जो प्रिस्क्राइब्ड है अंडर दिस सेक्शन 50 की जगह क्या हो सकते हैं भविष्य में 100 भी हो सकते हैं। सेक्शन 464 नॉट अप्लाई, किस पे नहीं लगेगा, एचयूएफ में नहीं लगेगा। सेक्शन 464 एचयूएफ में नहीं लगेगा, दैट मींस 50 वाली जो लिमिट ऊपर हमने पढ़ी वो इस पे एप्लीकेबल नहीं है। ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल टू दी एसोसिएशन पार्टनरशिप, क्या लिखा है, बाय दी प्रोफेशनल्स। हम उन प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं जो गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, और आपका इंस्टीट्यूट सब स्पेशल एक्ट में आता है। तो इन शॉर्ट एडवोकेट की अगर मैं बात करूं वो नहीं आते। एडवोकेट एडवोकेट की जितनी भी पार्टनरशिप फर्म चल रही है लिमिट उनकी 50 है। और जितना भी कोई भी पार्टनरशिप नॉर्मली जो आप देखते हो बिजनेसमैन जो जितने भी पार्टनरशिप बना के घूम रहे उनकी लिमिट 50। लेकिन यस आप 60 70 80 जो रखना है रखो, कोई लिमिट है ही नहीं आप में। बात समझ में आ गई, समझ में आया। तो आज हमने दो सेक्शन पढ़े, पहला क्या पढ़ा, सेक्शन 1 पढ़ा, और सीधा जंप करके और कौन सा पढ़ा। तो ऐसे बीच बीच के ही सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं, क्यों, क्योंकि अभी आपका एंट्रेंस लेवल चल रहा है। डन। चलिए आओ थोड़ा सा और डिटेल पढ़े।
सेक्शन 3 भी याद रखना है। सेक्शन 3 आपको बताता है टाइप्स ऑफ कंपनी। एक होती है प्राइवेट, एक होती है पब्लिक, और एक होती है, जानते हो 1% कंपनी के बारे में, सोल प्रोप्राइटर। तुम्हें अकेले काम करना, अकेले काम करो, लेकिन आपको फॉर्मेलिटी फॉलो नहीं करना, तो सोल ही रहो बिना फॉर्मेलिटी के। एक दुकान वाला सोल प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहा है भाई, कोई थोड़ा ना फॉर्मेलिटी करी। लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे फायदे चाहिए कंपनी के। कंपनी का सबसे बड़ा फायदा क्या है? सेपरेट आइडेंटिटी, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है ना। मैं चाहता हूँ ये कल को लाइबिलिटी मेरे सर पे ना आए, मैं अकेला इंसान कंपनी को चला रहा हूँ, कल को मैं नहीं चाहता मेरे सर पर लाइबिलिटी आए, मैं अपनी लाइबिलिटी लिमिटेड रखना चाहता हूँ। तो मैं फिर सोल नहीं, अगर मैं सोल काम कर रहा हूँ, मेरी दुकान मैं ही अकेले चला रहा हूँ, तो क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लेकिन अगर मैं अपना एक सोल कंपनी बना लेती हूँ, तो क्या होगा? लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? लिमिटेड। तो ओपीसी 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी में कितने लोग होते हैं? 2। पब्लिक कंपनी में कितने मिनिमम मेंबर्स होते हैं? मिनिमम की बात करें, ये मिनिमम मिनिमम। लेकिन अगर ओपीसी की बात करूं, ओपीसी में कितने मेंबर होते हैं? सिंगल बंदा। लेकिन हाँ, वो नॉमिनी बना सकता है। नॉमिनी बोले तो मेरे जाने के बाद किसके कंधों पे ये आएगा भार, है ना, ये संभालो कंपनी, तो नॉमिनी। लेकिन होता वो एक ही इंसान है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आईटेक्स कंपनी बनाती हूँ, ओपीसी बनाती हूँ, तो मैंने नॉमिनी रॉकी सर को बना दिया कि मेरे जाने के बाद रॉकी सर संभालेंगे। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तो नॉमिनी कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? ओपीसी। लेकिन ये प्राइवेट कंपनी ही होती है। वापस अगर मैं आपको बोलूं, कंपनी दो ही होती है, प्राइवेट और पब्लिक। ये ओपीसी क्या है? प्राइवेट कंपनी है। पब्लिक तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि पब्लिक कंपनी तो वो कंपनी होती है जिसमें जनता का पैसा लगता है। तो ओपीसी में किसका पैसा है? मेरा अकेले का लगा है, तो ये पब्लिक कंपनी बन सकती है। अब मैं कह रही हूँ यार, मुझसे ना अकेली कंपनी ना संभाली नहीं जा रही, मैं सिंगल मेंबर, तो चलो मैं एक और मेंबर बढ़ा लेती हूँ। अगर मैं एक और मेंबर बढ़ा लेती हूँ, तो मुझे अपनी ओपीसी को एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं कह रही हूँ यार और लोग बढ़ा देती हूँ, तो मुझे क्या करना है? मुझे जनता से पैसे चाहिए, तो पब्लिक कंपनी। आप जब चाहे अपनी कंपनी को कन्वर्ट कर सकते हो। आपको लग रहा है यार कंपनी तो बना ली यार, बहुत फॉर्मेलिटी है, अब हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी, आप अपने आप को पार्टनरशिपों में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप अपने आप को एलएलपी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो मर्जी है। आपने आज पार्टनरशिप फर्म बनाई, कल आप अपने आप को एलएलपी बना लो, परसों आप अपने आप को क्या कर लो? कंपनी में कन्वर्ट कर लो। प्रमोशन जैसा हो रहा है वैसे ही हो सकता है, डिमोशन भी हो सकता है। आपको लग रहा है आप एक लिस्टेड कंपनी हो, बहुत लिस्टिंग के रूल्स रेगुलेशंस लग रहे हैं, बहुत पैसा लग रहा है, एक काम करते हैं अनलिस्टेड हो जाते हैं, फॉर्मेलिटी फॉलो करो, फिर डीलिस्ट कर लो अपने आप को। पब्लिक कंपनी बना ली है, सबका पैसा लौटाओ और प्राइवेट बन जाओ, ठीक है। ओबीसी बना लो अपने आप को, या फिर आप ना, आपको क्या बना लो? पार्टनरशिप फर्म। आपकी मर्जी, आप अपनी कंपनी को कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन कन्वर्ट करने के लिए लॉ फॉलो करना पड़ेगा। लॉ बोलेगा ये सारी चीजें करो, जैसे लॉ बोलेगा ना कि पब्लिक कंपनी से प्राइवेट बन रहे हो, तो सबसे पहले क्या करोगे? जनता का पैसा लौटाओ, लॉ बोलता है, और फिर जाके आप प्राइवेट कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट करो। बात समझ में आ गई? तो आज हमने 3 सेक्शन पढ़े कुल मिला के। पहला सेक्शन क्या है? दूसरा सेक्शन, फिर याद रहेंगे 3 सेक्शन। 464 क्या बोलता है बताओ? 464 बोलता है कोई भी अपनी पार्टनरशिप फर्म या फिर कोई भी अपना एसोसिएशन एक लिमिट तक बनाएगा। वो लिमिट कितनी है? 50। ये लिमिट सीजी चाहे तो बढ़ा सकता है, कितनी कर सकता है? 100। लेकिन अभी उसने लिमिट बढ़ाई नहीं है, अभी 50 ही है। मतलब आज अगर कोई आपसे सजेशन मांगता है, एडवाइस, आप क्या करोगे? उसे 50 की लिमिट है। लेकिन सीए सीएसए में इन्होंने जो अपनी प्रैक्टिसिंग खोल रखी है ना, फर्म खोली मतलब अपनी प्रैक्टिसिंग, ये अपनी प्रैक्टिसिंग में 50 से ज्यादा लोग रख सकते हैं, इसमें ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। और किसमें? एचयूएफ भी याद रखना। पता चला बस अपना याद कर लिया अपन ने, है ना, हमें तो अपने से लेना देना है नहीं बच्चों। एचयूएफ भी 50 से ऊपर कर सकता है, जितने फैमिली मेंबर्स हैं, जितने ज्यादा कोई लिमिट नहीं है। 100 से ज्यादा वो तो 100 से भी ज्यादा रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। डन। तो आज की सभा यहीं समाप्त करेंगे।